हे एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू मोमेंटम क्लासेस। और आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर लगाया गया है? तो दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल लगाया गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी तक देखो, जितने भी एयरपोर्ट्स होते थे उसमें जो भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती थी सिर्फ उनके लिए ही टर्मिनल बने हुए होते थे। बट अब इस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जितने भी प्राइवेट जेट होंगे उनके लिए भी एक एक्सक्लूसिव टर्मिनल बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, विश्व जल निगरानी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, ये दोनों डेज एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में शामिल किया। तो हर वर्ष 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी अर्थात वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे एवं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन अर्थात इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेट किया जाता है। अतः इसका सही जवाब है बी, 18 सितंबर। अच्छा, अब इस वर्ष के इस विश्व जल निगरानी दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम सॉल्व वाटर थी। अच्छा, ये वाटर मॉनिटरिंग डे संपूर्ण विश्व के सभी सिटीजन्स को अपना वाटर कंजप्शन को मॉनिटर करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ताकि सभी लोग ये मॉनिटर कर सकें कि वे हर दिन किस कार्य में कितना वाटर कंज्यूम करते हैं एवं इनके आधार पर वाटर कंजप्शन की मॉनिटरिंग करके वाटर कंजर्वेशन किया जा सके। अब 18 सितंबर को ही दूसरा महत्वपूर्ण डे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया गया है। तो इस वर्ष के इस इंटरनेशनल इक्वल पे डे की थीम कीप माइंडिंग द गैप है। अच्छा, अब बात इक्वल पे की हुई है। सो गाइस, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो भी मेल एंड फीमेल है उनके लिए इक्वल पे की बात कही गई है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने स्थायी विकास लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए युवा नेताओं के 2020 वर्ग की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं एवं हर साल विश्व भर के सभी देशों से SDG की दिशा में जो भी लीडर्स काम करते हैं उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है और यूनाइटेड नेशंस की 2020 की इस लिस्ट के अंतर्गत भारत के उदित सिंघल को शामिल किया गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, उदित सिंघल। अब देखो, ये उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के एक फाउंडर हैं जो कि एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स होती थी, मतलब जिनको जनरली डस्टबिन में फेंक दिया जाता था, तो उन एम्प्टी ग्लास बॉटल्स का यूज ग्लास टू सैंड बनाने में या फिर किसी भी टाइप के छोटे मोटे जो इकोसिस्टम्स होते हैं जिनमें आप उनमें प्लांट ग्रो कर सकते हो, वो बनाने में इन्होंने किया। इससे जो भी ग्लास बॉटल्स या जो भी ग्लास मटेरियल्स जिन्हें इजीली डस्टबिन में थ्रो कर दिया जाता था और जो लैंड में कई सालों तक पड़े रहते थे और डिकम्पोज भी नहीं होते थे, उससे काफी सुरक्षा मिली और एक तरफ इन्हीं ग्लास कंटेनर्स का या बॉटल्स का यूज करके प्लांटेशन किया जाने लगा। तो इनके इसी इनोवेशन के आधार पर यूनाइटेड नेशंस की इस लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, यही है उदित सिंघल, जिन्हें SDG की दिशा में काम करने वाले यंग लीडर्स में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने ई-स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में संचालित ई-स्कूटर व रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अब देखो, अभी हमने SDG के बारे में बात की, तो इस SDG के अंतर्गत पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या मैं कहूँ क्लीन एनवायरनमेंट का टारगेट भी शामिल है एवं
इस टारगेट को अचीव करने की ही डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। और अब गुजरात सरकार ने इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी योजनाओं की घोषणा कर दी। तो अब ये घोषणा गुजरात ने की है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं एवं गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी है। अगला सवाल है, केंद्र ने स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो देखो, केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हाल ही में लगभग 74% की FDI की अनुमति दी है। अतः इसका सही जवाब है C, 74%। देखो, वैसे तो भारत में डिफेंस इंडस्ट्रीज में 100% जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो परमिट है, और जिसके अंतर्गत स्वचालित मार्ग के माध्यम से अर्थात जो भी ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अभी तक 49% था और इसे ही अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है, दैट इज FDI। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI किसी भी फर्म या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी दूसरे देश के जो भी बिजनेस हैं उनमें किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। और अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत में जो FDI है, यदि उसे स्वचालित मार्ग के माध्यम से देखा जाए तो वो बढ़कर 74% हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अव्वल रहा है? तो देखो, इस वर्ष इंडिया ने अपनी तरह की एक पहली फर्स्ट एवर हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में मिजोरम पहले स्थान पर रहा है। अतः इसका सही जवाब है A, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम तो पहले स्थान पर है, बट दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर पंजाब एवं तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप है। अब यदि मैं बिग स्टेट्स की कैटेगरी की बात करूं तो भारत के जो भी बिग स्टेट्स हैं, इस रैंकिंग के अनुसार उन बिग स्टेट्स में पंजाब पहले स्थान पर है, देन दूसरे स्थान पर गुजरात है एवं तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। वहीं पर यदि मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं तो वो तो क्लियर ही है कि इसमें मिजोरम जो है वो अगेन फर्स्ट प्लेस पर है। और यदि यूटीज की बात करूं तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है। अच्छा, ये सारे तो टॉप लिस्टर्स हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट के सबसे लास्ट के यदि मैं 3 स्टेट्स की बात करूं तो उन 3 स्टेट्स में महाराष्ट्र, दिल्ली एवं हरियाणा शामिल है। तो देखो, इस हैप्पीनेस पर सबसे बड़े इम्पैक्ट की बात करूं या मैं कहूं वर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है कोविड-19 का। और शायद इसी कारण जो भी कोविड-19 से जो वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र एवं दिल्ली जो है वो इस रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर है। अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी लेबल में शामिल करने की सिफारिश की है? तो हाल ही में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इंडिया के 8 बीचेस को इस इंटरनेशनल इको लेबल अर्थात ब्लू फ्लैग के अंतर्गत शामिल करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है C, 8। अच्छा, अब ये ब्लू फ्लैग इको लेबल है क्या? तो देखो, इस लेबल के अंतर्गत कुछ 27 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि जो बीच का वाटर है वो अनपॉल्यूटेड एवं क्लीन होना चाहिए और साथ ही वो पब्लिक के लिए एसेसिबल भी होना चाहिए, एवं बीच एरिया में जितने भी हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए, एवं जो लाइफ सेविंग गार्ड्स हैं वो हमेशा ड्यूटी पर रहने चाहिए, एवं इन बीचेस के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या मैं कहूँ इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एवरी ईयर एनुअली रिन्यू किए जाने चाहिए। तो इन सभी क्राइटेरिया को जो भी बीचेस फॉलो करते हैं उन्हें इस ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल में शामिल किया जाता है। अब भारत के 8 बीचेस को इस लेबल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये 8 बीचेस में अंडमान निकोबार का राधानगर बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच, ऋषिकोड़ा आंध्र प्रदेश का बीच,
केरल का कप्पड़ बीच, कासरकोड एवं पदुबिडरी बीच, दमन दीव का घोघला बीच एवं गुजरात का शिवराजपुर बीच शामिल है। यहाँ आप इमेज में ये ब्लू फ्लैग देख सकते हैं। तो जो भी बीचेस इस इंटरनेशनल इको लेबल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं उन बीचेस में ये ब्लू फ्लैग लगाया जाता है, जो कि उस कंट्री के क्लीनेस्ट बीच का एक प्रतीक है। अगला सवाल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो मैंने अभी कल के ही अपने लेक्चर में बताया था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इस मंत्रालय का कार्यभार नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं और अब इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी कार्यभार सौंप दिया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल सितंबर माह के 3rd सैटरडे को ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है और इस वर्ष 19 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा, ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया क्यों जाता है? तो लोगों में बीचेस को साफ सुथरा रखने एवं विश्व के सभी समुद्र एवं जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको क्लीन रखने के उद्देश्य से एवं उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो हाल ही में ब्रिक्स कंट्रीज के जो भी हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है एवं इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। अतः इसका सही जवाब है डी, रूस। अब बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ब्रिक्स 5 मेजर इमर्जिंग जो नेशनल इकोनॉमीज हैं उनका एक समूह है। इसके अंतर्गत ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई थी एवं वर्ष 2009 से ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग आयोजित की जाने लगी। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह भी बनता है कि देखो, स्टार्टिंग में इस संगठन का नाम ब्रिक था क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था। तो कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक का सदस्य कब बना? तो 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया था। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।